एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो आपका ट्रेड में प्रॉफिट होने का चांसेस भी काफी हद तक बढ़ा देता है, और ये अगर गलत सिलेक्शन किया तो लॉस होने का भी जो है चांसेस आपका ये बढ़ा देता है। तो स्ट्राइक प्राइस अगर सही तरीके से सिलेक्शन करना है तो हमें ये जानना जरूरी है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो तो वीडियो का एंड तक बने रहो और इसको अच्छी तरीके से समझो। और अगर इसको अच्छी तरीके से समझ लिया ना तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आगे चल के कोई भी समस्या नहीं होने वाला। और अगर इस वीडियो को पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को एक स्लाइड के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन चेन का चार्ट भी देखेंगे, सेंसिबल भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जो प्रीमियम होता है, किन किन चीजों में, किन किन फैक्टर्स में ये डिपेंड होता है, किन किन फैक्टर्स को बेस के ऊपर में ऑप्शन का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो अगर ये समझने जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। अगर अंडरलाइंग एसेट्स आपको पता नहीं है क्या है तो मैं आपको बता देता हूं अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। अगर ये मैं आपको समझाने जाऊंगा तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं। रिलायंस का आपको जो है स्पॉट मार्केट पे भी मिलेगा। स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट में, मतलब जहां से आप शेयर खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस का अगर शेयर का भाव चल रहा है, मान लीजिए 2000 रुपया का पर शेयर। अगर आपको 10 शेयर खरीदना है तो आपको उसमें कितना देने पड़ेंगे, 20,000 जो है आपको इसमें देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका डीमैट अकाउंट है 10 शेयर आ जाएगा। मतलब ये आपने कहाँ से खरीदा, ये आप जो है स्पॉट मार्केट में, ये जो स्पॉट मार्केट है ना, आपने स्पॉट मार्केट से खरीदा, मतलब यानी कैश मार्केट भी वो बोला जाता है। तो इस मार्केट से आपने रिलायंस का शेयर खरीदा। अब रिलायंस का फ्यूचर भी है, ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर भी है, रिलायंस का ऑप्शन भी है। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका एक आधार होता है ना, मेन जो बेस होता है, किसका बेसिस में इसका प्राइस डिटरमाइन होता है। जब आप फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कोई शेयर्स नहीं है, कुछ स्टॉक्स नहीं है, कुछ स्टॉक्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लॉट्स जो होता है ना, लॉट साइज में जितना स्टॉक्स होता है उतना स्टॉक्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दूसरा कुछ का वीडियो है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन ये फ्यूचर का प्राइस किसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, आधार किसके ऊपर में है, ये जो रिलायंस का जो स्पॉट मार्केट का जो शेयर्स है ना, इसके आधार में ये प्राइस डिटरमाइन होता है। वैसे ही ऑप्शंस जो होता है ना, आप जिस किसी का भी ऑप्शंस खरीदो, आप जिस किसी कोई भी आप ले लो, कोई भी स्क्रिप्ट का आप ऑप्शन खरीदो, तो उसमें क्या होता है ना, जो स्क्रिप्ट का आप ले रहे हो उसका जो स्पॉट मार्केट का जो प्राइस होता है ना, वो उसका अंडरलाइंग एसेट हिस्से से देखा जाता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, जैसे मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, तो निफ्टी का फ्यूचर भी होता है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस भी होता है। तो जो निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस होता है वही इसका अंडरलाइंग एसेट्स माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया स्पॉट प्राइस और अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है। यानी कि ऑप्शंस का जो फर्स्ट पॉइंट है जिसपे उसका प्रीमियम डिपेंड करता है वो है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। मतलब जो भी स्क्रिप्ट आप लेने जा रहे हो उसका जो स्पॉट प्राइस है, उसका प्राइस को आपको ध्यान रख करके ऑप्शन का प्रीमियम आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट अपना क्या है। अपना दूसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस आप जानते हैं, हर एक ऑप्शंस का जो होता है ना, काफी सारा स्ट्राइक प्राइस होता है, वो हम आगे चल के एनएससी का चार्ट में या फिर ऑप्शन चेन का चार्ट में आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, टाइम टू एक्सपायरी। ये टाइम टू एक्सपायरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है ना, हर एक ऑप्शंस का आप देखे होंगे एक एक्सपायरी डेट होता है। लेट सपोज एक कोई भी है, निफ्टी का एक एक्सपायरी की डेट है वो 30 तारीख का, कोई भी मंथ मान लीजिए, दिसंबर हो, जनवरी हो, नवंबर हो, कोई भी हो,
और आज आप जो डेट में बैठे हुए हो वो आपका 15 तारीख है, ठीक है। तो 15 तारीख से 30 तारीख आने में कितना दिन बचा हुआ है? 15 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज हम 15 तारीख में जो देख रहे थे, इसको अगर हम 20 तारीख को देखेंगे तो हमारा 20 तारीख से 30 तारीख आने में कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। तो ये जो नजदीक हम पहुंच रहे हैं ना एक्सपायरी डेट का, ये इसके ऊपर में भी डिपेंड होता है ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस कैसे होगा, राइट। तो यही हो गया अपना टाइम टू एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट। अब चौथा कॉन्सेप्ट क्या देख लेते। चौथा है आपका डिविडेंड्स। जब भी कंपनी कोई भी अपना डिविडेंड्स देता है ना, तो वो डिविडेंड्स देने से आप देखोगे उसका जो स्पॉट प्राइस है ना, उसके ऊपर भी चेंजेस हो जाता है। तो ये डिविडेंड्स भी जो होता है नेचुरली आपका ऑप्शन प्राइस में इफेक्ट करता है, राइट। पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट रेट जो वेरी करता है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए हो, चाहे कोई भी रीजन से रहा हो, तो वो जो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है ना, वो भी अपना जो है ना ऑप्शंस का प्राइस में इफेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वोलेटिलिटी क्या है? आपका मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स अभी आपने खरीदा, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स अभी, लेट्स सपोज रिलायंस का जो है ना, आपने एक स्टॉक्स अभी खरीदा जिसका सीएमपी है 1200 रुपया, ठीक है। तो आपने ये स्टॉक खरीदा, आपने खरीदने के साथ साथ में आप देख रहे हो 10 मिनट के प्राइस में, 10 मिनट या फिर 5-7 मिनट के अंदर में इसका प्राइस आपका चला गया जो है ना 1250। फिर कुछ ही क्षण बाद आप देख रहे हो इसका प्राइस चला गया आपका 1220 या फिर 1230। फिर थोड़ा देर बाद आप देख रहे हो फिर से ये जो है ना और ज्यादा बढ़ गया, 1270 हो गया। तो ये जो घड़ी घड़ी बहुत ही फास्ट पर जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, इसी को हम लोग एक वोलेटिलिटी हिसाब से जाना जाता है। तो मार्केट जितना वोलेटाइल होगा, आपका ऑप्शन प्राइस में जो है ना इतना इफेक्ट ज्यादा आएगा। मतलब मार्केट का जो प्राइस है ना, अगर ऐसे करके जा रहा है, बहुत ही आराम से जा रहा है, तो ये वोलेटिलिटी का इफेक्ट उतना नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट में प्राइस जा रहा है एकदम फास्ट, ऐसे करके बहुत जा रहा है ना, तो ये इफेक्ट जो होता है ना आपका ऑप्शन प्रीमियम में देखा जाता है, राइट। अब अपने ये जो 6 पॉइंट है अपने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब अपने को ये समझना है ये सारा के सारा पॉइंट क्या अपने को हमेशा देखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट भी जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ये लगभग फिक्स ही रहता है। डिविडेंड भी जो होता है ना, कंपनी का कब आना है जाना, ये लगभग मालूम चल जाता है। टाइम टू एक्सपायरी ये आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि ये तो टाइम टू एक्सपायरी है, मतलब जितना नजदीक जाएगा आपका ये तो एक्सपायरी टाइम चेंज होगा ही होगा। वोलेटिलिटी भी जो होता है ना, हमेशा कभी भी चेंज होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अब ये जो चारों का जो कॉन्सेप्ट है, ये चारों के चारों हम क्या करेंगे, एक ही बॉक्स के अंदर में लेके आएंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए बस ये मैं कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं चारों को। अब हम इसके बाद में लेके आते हैं टाइम वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसको आप ऐसे करके समझ लीजिए, जो चारों के चारों फैक्टर्स था, वो फैक्टर्स मैंने इस बक्से के अंदर में डाल दिया, जिसका नाम मैंने दे दिया टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू से जो भी आउटपुट निकलेगा, वो चारों के चारों फैक्टर्स का कंबाइन करके जो भी वैल्यू चेंज होने वाला होता है, उसका कंबाइन वैल्यू ये आपका टाइम वैल्यू करके आएगा। ऐसे करके समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा फैक्टर्स क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स का फैक्टर्स ये है। तो ये दोनों मिल करके अपना ऑप्शंस का जो है प्राइस प्रीमियम जो है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। ये दोनों मिल करके ऑप्शन का प्रीमियम आपको डिसाइड करेगा। अब हमको कैसे समझना चाहिए, जैसे देखिए ऑप्शन का प्रीमियम मान लीजिए आपका 120 रुपया, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम को जो वैल्यू है अभी 120 रुपया। अब इस 120 रुपया में इसका प्राइस, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, मतलब टाइम वैल्यू कितना है, इसका अंडरलाइंग एसेट्स का वैल्यू कितना है। क्या दोनों का दोनों होना जरूरी है? नहीं, दोनों का दोनों होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो टाइम वैल्यू है ये आपका रहेगा ही रहेगा। कब तक रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी तक आपका कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ये जीरो भी हो जाएगा। मतलब अगर 5 दिन पहले आपने कोई एक खरीदा ऑप्शन प्रीमियम आपने, तो उसमें टाइम वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक्सपायरी तक उसने पहुंचा नहीं है। जो भी एक्सपायरी डेट है, अगर मान लीजिए 30 का भी एक्सपायरी है, आज अगर 28 तारीख का भी आप बात करें, तो 2 दिन तो टाइम है ना इसके पास में, मतलब टाइम वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा।
ये जीरो कब होगा? जब 30 तारीख को आएगा, जो ऑप्शन जो 30 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन जब खत्म होने वाला होगा, तब ये टाइम वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा टाइम वैल्यू। लेकिन अगर ये 30 तारीख आते आते इसके अंदर में ये अंडरलाइंग एसेट्स का भी अगर वैल्यू कुछ रह गया, तो लेट्स सपोज ये जो 120 रुपया है ना प्रीमियम का प्राइस है, आपको एक्सपायरी आते आते ये जो है ना 40 रुपीज का होके रह गया, ठीक है। तो 40 रुपीज का हो गया तो इसमें तो टाइम वैल्यू बचने का कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि टाइम अभी एक्सपायर हो गया। तो अगर एक्सपायर हो गया है तो उसमें अभी क्या बचा फिर अपना? तो ये बचा अपना ये वाला, ये जो अंडरलाइंग एसेट्स का जो प्राइस है ये बचा, क्योंकि ये बच सकता है। अगर एक्सपायरी हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, ये अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस आपका बच सकता है, उसमें रह जा सकता है, और यही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जो भी है आपका, ये बचेगा आपके हाथ में। अगर आपने ऑप्शन बाई कर लिया तो, ऑप्शन बायर के लिए मैं बता रहा हूँ खास करके, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है टाइम वैल्यू हमेशा एक्सपायरी में जीरो हो जाता है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स का जो वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर कुछ रहा तो टिल एक्सपायरी तक उसमें अगर आपका कुछ अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस बच के रहा तो वो जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करके समझेंगे, और एक चीज समझ लेते एक बार, देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अभी एक नया टर्म्स का आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये जो आपका अंडरलाइंग एसेट्स का जो प्राइस है कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। अगर अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस 1 रुपया अगर चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ क्या आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम है वो भी क्या 1 रुपया चेंज हो रहा है? इसका तो कोई गारंटी नहीं है। इसका 1 रुपया चेंज होने से ये 50 पैसा भी चेंज हो सकता है, ये 70 पैसा भी चेंज हो सकता है ना। तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर्स है जिसका नाम बोला जाता है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका जो रेशियो है ये डिटरमाइन करता है डेल्टा, और डेल्टा हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, डेल्टा के लिए अलग से हम आपको बताएंगे कभी दूसरा वीडियो में, ठीक है। ग्रीक्स का होता है, ग्रीक्स का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन ये 1 रुपया अगर इसमें पड़ा तो उसके अगेंस्ट में प्रीमियम कितना बढ़ा, ये आपको जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो ऑप्शन प्रीमियम जो होता है ना, उसमें आपका टाइम वैल्यू भी हो सकता है और साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसको स्लाइड्स को हम कंप्लीट करते हैं, आपको समझने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझ लिया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है ना, देखिए, इट इज द वैल्यू दैट इम्पैक्ट द ऑप्शन प्राइस हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। ये क्लियर है आपको, दोबारा भी नहीं बता रहा हूं मैं। अब ये अंडरलाइंग एसेट्स का जो प्राइस है ये इंट्रिंसिक वैल्यू को इफेक्ट करता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू इफेक्ट करेगा अपना, अभी ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर लेके आता हूँ। जो प्रीमियम है ना, इसको जो कैलकुलेशन होता है ना, वो मैं अभी इसमें लेके आ गया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, इसके अंदर में डालेंगे, और टाइम वैल्यू जो है इसको भी हम इसके अंदर में डालेंगे। उसके बाद में देखिए ऑप्शन का प्रीमियम जो है आपके सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। इसी हिसाब से जो है आपको ऑप्शन का प्रीमियम डिटरमाइन होता है। अब देखते हैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, देख लीजिए। इन द मनी की अगर बात करेंगे तो कॉल ऑप्शन के लिए एक टाइप का इन द मनी होगा, पुट ऑप्शंस के लिए एक टाइप का इन द मनी होगा। तो जो भी आप देखेंगे ना, करेंट मार्केट प्राइस जो होगा ना, उसका नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहने वाला है वो सारे के सारे जो है हम इन द मनी बोलेंगे, ठीक है। अगर करेंट मार्केट प्राइस आपका जो है ना इसमें 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज से नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है तो 950 हो गया। निफ्टी अगर बात करेंगे तो 50 रुपया का गैप से स्ट्राइक प्राइस आएगा, 950 हो गया, 900 हो गया। ये सारे के सारे जो होता है ना कॉल ऑप्शंस के लिए आपका ये इन द मनी कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पुट ऑप्शंस के लिए किसको इन द मनी बोलेंगे। अगर पुट ऑप्शंस का बात करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना वो हमेशा करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर में हो जाता है, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसका करेंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 1000 का है, तो इसका ऊपर में कौन सा प्राइस हो गया आपका 1050 का हो गया, उसके बाद में 1100 हो गया। जितना भी वो ऊपर जाएंगे वो आपका जो है पुट ऑप्शंस के लिए इन द मनी कहलाएगा, राइट।
अब देख लेते हैं आउट ऑफ द मनी हम किसको बोलेंगे। कॉल ऑप्शंस के लिए अगर हम देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना, करेंट मार्केट प्राइस से हमेशा ऊपर होता है। सिमिलरली आपको पता है स्ट्राइक प्राइस अगर 1000 रुपीज है, उसका ऊपर वाला जो भी है 1050 बोलिए, ठीक है, 1100 बोलिए, मतलब आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शंस, ठीक है। ये बायर का प्रोस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर है तो इसके हम लोग जो है इसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और पुट ऑप्शन के लिए हम किसको बोलेंगे? पुट ऑप्शन के लिए जो करेंट मार्केट प्राइस है उसका जो आपका नीचे का स्ट्राइक प्राइस जितने भी होता है, पुट ऑप्शन के लिए आपको हम इसमें आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। जैसे करेंट मार्केट प्राइस अगर इसमें हम बात करेंगे, अगर 1000 रुपीज है तो इसका नीचे का स्ट्राइक प्राइस कितना आएगा? 950 आएगा, 900 आएगा। तो पुट ऑप्शंस के लिए इसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, राइट। ये है आपका इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास में सवाल ये उठता है, अगर हम ऑप्शन बाई करेंगे तो हमें कॉल ऑप्शन के लिए क्या करना चाहिए, पुट ऑप्शन के लिए क्या लेना चाहिए? तो अगर हम बायर है ऑप्शन बाई करेंगे तो हमें, अगर कॉल ऑप्शन हम बाई करेंगे हमेशा इन द मनी में बाई करेंगे, और अगर हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे वो भी हम इन द मनी में बाई करेंगे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सेल करेंगे तो सेल करने के लिए हमें कॉल ऑप्शन के अगर सेल करना है तो हम आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे, और अगर पुट ऑप्शन से हमको सेल करना है तो वो भी हम ऑलवेज आउट ऑफ द मनी ही सेल करेंगे, ठीक है। अब हम चलते ऑप्शन चेन का चार्ट में आपको दिखाते हैं। ये है आपका ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन क्या है? आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है ना, कोई भी आप स्टॉक्स बोलिए, कोई भी आप इंडेक्स बोलिए, उसका जितना भी सारा स्ट्राइक प्राइस होता है ना, वो स्ट्राइक प्राइस एक लिस्ट के आकार में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है वो भी आपको बता दूं। ये चेन के हिसाब से आपको दिख रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है ऑप्शन चेन। ये मैं आपको बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो स्ट्राइक है ना, आपका सारे के सारे आप दिख रहा है, ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आप जितना भी देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल बोलेंगे। राइट साइड में जो भी है इसका हम क्या बोलेंगे? इसको हम पुट बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये क्या बायर का डेटा दिखा रहा है या फिर सेलर का डेटा दिखा रहा है? तो ऑल जो है ना, ये हमारा सेलर का डाटा यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि लेकिन हम बाई करने जाएंगे तो हमको सेलर का डाटा देखने से काफी आसानी हो जाता है। ये बायर के लिए आपको काफी इफेक्टफुल रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना, ये पुट भी ऑप्शन आपका जो है ना, सेलर का भी डेटा दिखा रहा है। अब इसमें देखिए, ये जो ऊपर में देखिए कुछ डार्क कलर का है, इसको हम ऑलवेज जो है ना इन द मनी बोलते हैं। डार्क कलर का जो भी है इन द मनी क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया हुआ है। तो ये डार्क कलर का जो भी होता है ना, आपको इन द मनी कहलाता है, और ये जो व्हाइट कलर का जो भी होता है ना, ये आपको आउट ऑफ द मनी कहलाता है, ठीक है। अब ये सवाल है, हमने जैसे पिछले वाला स्लाइड्स में देखे हुए थे, करेंट मार्केट प्राइस में से जो भी आपका नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस होता है वो सारे के सारे इन द मनी कहलाता है। तो अभी करेंट मार्केट का जो है ना स्ट्राइक प्राइस कौन सा चल रहा है? अभी देखिए यहाँ पे भी ये जो बीच वाला जो प्राइस पॉइंट है ना, इसको लेना पड़ेगा। क्या चल रही है आपका? 25,000 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। ये जो बीच वाला जो आपका दिखाई दे रहा है ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे? एट द मनी। क्यों? ना तो ये इन द मनी है, ना तो ये आउट ऑफ द मनी है, ये एट द मनी बोलेंगे। करेंट मार्केट प्राइस से जो भी आपका नियर आपका स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम हमेशा एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो एट द मनी है, ये स्ट्राइक प्राइस बीच में कितना दिखा रहा है? ये आपको 25,000 दिखा रहा है, 25,000, ठीक है। इसका नीचे वाला कितना दिखा रहा है? 24,950, मतलब नीचे हो गया। उसका नीचे कितना दिखा रहा है? 24,900। मतलब देखिए जितना भी नीचे जा रहा है ना, सारे का सारे आपको इन द मनी है, जैसे मैंने आपको स्लाइड में समझा हुआ था। वापस देखिए, ये पुट ऑप्शंस के लिए जो भी आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, मतलब वो करेंट मार्केट प्राइस के नियर बाई है, उसके ऊपर वाला जैसे 25,000 है तो 25,050, 25,100, 25,150, सारे का सारे जो होता है आपका इन द मनी आपको कहलाता है। और वापस अगर आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, करेंट मार्केट प्राइस से जो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस होगा पुट ऑप्शन के लिए, वो आपको आउट ऑफ द मनी कहलाया जाएगा, जैसे भी हम लोग देखे हुए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो ये है अपना ऑप्शन चेंज देखने का चार्ट। सारे के सारे आपको सेलर्स का है, और बाएं साइड कॉल है, दाहिने साइड आपका पुल है। ये जो टिप वाला है ये इन द मनी है, जो व्हाइट वाला है आपका आउट ऑफ द मनी है।
ठीक है। तो इससे आपको ऑप्शन चेन चार्ट में आपको देखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का बात करने वाला हूं, इसलिए OI वगैरह में मैं उतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब एक बार सेंसिबल के चार्ट में देख लेते हैं एक बार। अब इसको सेंसिबल का चार्ट में एक बार समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जगह है। अगर आपने सेंसिबल में पहले किया होगा, आपको पता होगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने का जगह है। और अभी कितना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया हुआ है, 25,000, मतलब एट द मनी वाला किया हुआ है। और इसमें बोल रहे फंड कितना चाहिए एक लॉट के लिए, 1988 वाला इसको फंड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में आपको कुछ चीज दिखाना है मेरे को, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है, नीचे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दिखा रहा है, आपका 0 दिखा रहा है। और मार्जिन नीडेड तो चलिए वो तो दिखा दिया मैंने आपको। टाइम वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1987। मतलब जो भी आप पैसा इसमें दे रहे हैं प्रीमियम परचेस करने के लिए, सारे के सारे जो है आप टाइम वैल्यू का ही दे रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मतलब ऑप्शन एक्सपायरी आते आते, मतलब अभी का अभी अगर एक्सपायरी आ जाए इस पोजीशन में, आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। टोटल जो है आपका पैसा टाइम वैल्यू के हिसाब से ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज में ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखा रहा है ना, 25,000 दिखा रहा है, मतलब ये एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और ये क्योंकि सी का चार्ट है, आप देख रहे हैं टाइप कितना, टाइप क्या लिखा रहा है यहाँ पे, सी, मतलब कॉल का ये चार्ट है, ओके। तो अगर हमको कॉल बाई करना है, तो कॉल बाई करने के लिए हमें इन द मनी खरीदना है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा, तो इन द मनी मतलब जो एट द मनी का जो नीचे है, करेंट मार्केट प्राइस का जो नीचे है, वो ही इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस होता है। तो यहाँ पे अगर 25,000 एट द मनी दिखा रहा है, इसका नीचे वाला अगर हम जाएंगे तो 24,950 इसका इन द मनी हो गया, जो फर्स्ट वाला इन द मनी है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में आ जाइए। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए, इसमें टाइम वैल्यू कितना दिखा रहा है आपको, टोटल ये देखिए फंड्स कितना बता रहा है, ये 2659 दिखा रहा है, ठीक है, फंड्स आपको चाहिए। और यहाँ पे इस 2659 में आपका ये जो 2659 दिखा रहा है ना, इसमें आपका टाइम कितना है, इसमें आपको टाइम कितना है, देखिए ये जो टाइम वैल्यू आपको दिखा रहा है ना, ये टाइम वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1555.07, मतलब 1555 का जो है इसमें टाइम वैल्यू है। और बाकी कितना है देखिए, ये जो 1100 वाला है ना आपका, ये जो आपका 1100 वाला है, 1103 रुपया वाला, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब अगर अभी का डेट में ये अगर एक्सपायरी हो जाए, तो आपका पूरा के पूरा जो पैसा है आपका कहीं नहीं जाएगा। मतलब 1555 तो आपका टाइम वैल्यू, वो तो आपके एक्सपायरी आते आते चला जाएगा। लेकिन ये जो बचा ना 1103 वाला, अगर ये आपको एक्सपायरी आते आते और भी ज्यादा हो गया, तो वो आपका रहने वाला है, वो आपको मिलने वाला है प्रीमियम में, ठीक है। इसीलिए आप एक इंट्रिंसिक वैल्यू आपका स्ट्राइक प्राइस में रहे, ऐसा वाला स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिटेड होने वाला है। जैसे देखिए 14,950 है, मैं थोड़ा एक स्टेप और लेके जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 14,900 वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है, अपने को फंड्स कितना देना पड़ रहा है, 3,475। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना बच रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका बच रहा है आपका देखिए 23,053 रुपया। और टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू पहले देखिए ज्यादा लग रहा था, 1500 कितना लग रहा था, अभी ये 1100 हो गया। मतलब एक्सपायरी आते आते अगर यही कंडीशन रहा, तो आपका सिर्फ कितना डिमोशन हो जाएगा, कितना आपका जो है ना टाइम डीके हो जाएगा, 1121 हो जाएगा। बाकी ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये आपको एज इट इज रह जाएगा। तो इसीलिए आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा वही वाला चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे, अगर 25,000 वाला अगर आपका एट द मनी चल रहा है ना, तो आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 1 या 2 लेवल पीछे का इन द मनी लेने के लिए। एटलीस्ट एक भी लेंगे तो भी चलेगा। 25,000 अगर चल रहा है तो आप 24,950 ले लिए तो भी आपके लिए वो फायदेमंद होने वाला है। सिमिलरली पुट के लिए भी वैसे ही करना है, एक स्टेप पीछे वाला आप ले लीजिए इन द मनी अगर आप बाई कर रहे हैं, और अगर सेल कर रहे हैं तो एक स्टेप पीछे वाला आप उसमें आउट ऑफ द मनी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियरली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का फंडा समझ में आ गया होगा, कौन सा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, मैंने वो भी आपको इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।